लिखा हुआ है सिंध एजुकेशन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स असेसमेंट फ्रेमवर्क। सेस वॉफ जो है इसकी ये एब्रीवेशन है सिंध एजुकेशन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम असेसमेंट फ्रेमवर्क। सर असेसमेंट किसे कहते हैं हम? सर असेसमेंट किसी भी चीज का क्या लेना, जायजा लेना, सही है, उसको हम असेसमेंट का नाम देते हैं। अब सिंध एजुकेशन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है हमारे यहाँ जो एसएलओज होते हैं वो हमसे क्या डिमांड करते हैं, जितने भी इम्तिहानात लिए जाते हैं चाहे वो किसी भी टाइप के हों उनको डिजाइन करने का, बनाने का कोई ना कोई एक तरीकेकार होता है, एक स्टैंडर्ड वे होता है जिसके जरिए हम वो टेस्ट पेपर वगैरह बना रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है। वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है। अब हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है उसमें इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट वो क्या करें सर, वो इस तरीके कोई भी जब पेपर बनाकर उनको डिजाइन करके दिया जाएगा तो वो स्टैंडर्ड पेपर हल करेंगे। और सबसे पहले इसमें हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर अ टेस्ट पेपर। कोई भी असेसमेंट लेने का तरीकेकार उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम पेपर बनाते हैं। सर आपने एमसीक्यूज का नाम सुना होगा। सर एमसीक्यूज, सर लगारी साहब, राज साहब बताना एमसीक्यूज किसे कहते हैं हम? आप बताएं एमसीक्यूज हम किसे कहते हैं? चले कोई और बताए, कौन बता रहा था? एक बताए जी सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है? सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट लिखकर दी जाती है, उस स्टेटमेंट के कुछ पॉसिबल आंसर, एक पॉसिबल आंसर होता है, बाकी जो आंसर्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते, मतलब उसके नियरली हो सकते हैं मगर जो उसका सुटेबल आंसर है वो पॉसिबल आंसर होता है। इनको हम एमसीक्यूज कहते हैं। एमसीक्यूज में जो हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कसीर इंतखाबी सवालात का नाम दिया जाता है। कसीर इंतखाबी सवालात यानी कि ऐसे सवालात जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो, ज्यादा चॉइसेस हो। आप सब जो आईबीए का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके पीएससी टीचर हुए हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड था, ऐसा ही था। अच्छा सर उसके बाद हमारे पास सीआरक्यूज हैं। सीआरक्यूज कौन से होते हैं? सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं हम उनको सीआरक्यूज का नाम देते हैं। इसकी ये एब्रीवेशन है किसकी सर? सीआरक्यूज की। अच्छा सर उसके बाद है ईआरक्यूज। ईआरक्यूज किसे कहते हैं हम? सर लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स या फिर आप ऐसे टाइप के लें। सर इनके बारे में आपको पता है? हमारे यहाँ जो 9th का पेपर डिजाइन, अभी आजकल 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो रहे हैं उसमें 3 पोर्शंस होते हैं। ए हमारे यहाँ एमसीक्यूज होता है, बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और सी में हमारे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऐसा ही है। सर पेज नंबर आप आ जाएं 61 पर, पेज नंबर 61 पर आए। अब सर बल्कि 61 से पहले 60 पर आ जाएं। कैपिटल ऑफ सिंध इज, सिंध का कैपिटल है कराची है। एक स्टेटमेंट दी उसमें से कराची जो था वो दुरुस्त आंसर था, सही है। एमसीक्यूज मेरे ख्याल हर कोई समझ गया होगा कि क्या होता है।
अच्छा, अब हमारे पास है सर दूसरा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका आंसर एक लफ्ज, क्या शॉर्ट आंसर, एक वर्ड भी हो सकता है या एक सेंटेंस भी हो सकता है, या एक सेंटेंस भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, या फिर सीआरक्यूज, जो इसका स्टैंडर्ड नाम है वो सीआरक्यूज है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ईआरक्यूज, सर एक्सटेंड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। हमारे यहां देखें, इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे टाइप या 3 सेंटेंस से ज्यादा अगर कोई भी सवाल का जवाब, सर सीआरक्यूज हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को ऐसे सवालात के जवाब जिनका आंसर एक लफ्ज का हो या एक जुमले का हो। एक लफ्ज, मिसाल के तौर पर सर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर एमटीज, सर फैसल एंड साजिद। सही है, होगी। एक लफ्ज भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं व्हाट इज, सर व्हाट इज इंडक्शन ट्रेनिंग, द इनिशियल ट्रेनिंग टू बी अ टीचर इज द इंडक्शन ट्रेनिंग। एक स्टेटमेंट कह दी मैंने, एक जुमला कह दिया, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे सर? सीआरक्यूज में आ जाएंगे बस। सर उसके बाद ईआरक्यूज है। ईआरक्यूज ऐसे सवालात जिनका आंसर जो है ऐसे टाइप हो, ऐसे टाइप मतलब के 3 लाइन से ज्यादा हो, फिर चाहे वो 10 हो 15 हो जितने भी हो, 3 जुमलों से ज्यादा हो, लाइंस नहीं बल्कि 3 जुमलों से ज्यादा हो, उनको हम ईआरक्यूज का नाम देते हैं। सर ये यहां तक क्लियर है। अब आ जाए प्रीवियस पेज पर। सर इससे पहले जो पेज है उसका पॉइंट नंबर 8 देखें। सर हमारे यहां जो करंट पॉलिसी है, 1 मिनट में लिख दूं फिर। सर जब हमें ये पता चल गया कि भाई ये हमने जो पेपर डिजाइन करना है, जो पेपर प्रिपेयर करना है, उसमें हम 3 तरह के सवालात देंगे, एमसीक्यूज देंगे, सीआरक्यूज देंगे, ईआरक्यूज देंगे। हमें ये यहां तक जब पता चल गया तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि करंट पॉलिसी क्या है। किसी भी पेपर को डिजाइन करने की, पेपर को बनाने की, प्रिपेयर करने की करंट पॉलिसी ये है कि आप 40% जो रखेंगे नॉलेज बेस रखेंगे। नॉलेज मींस कॉग्निटिव। जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? कॉग्निटिव से रिलेटेड होंगे। मतलब कि आप जब पेपर डिजाइन कर रहे हैं तो आपने 30% हिस्सा उसमें किसका रखना है? नॉलेज वाले क्वेश्चंस का रखना है। नॉलेज वाले क्वेश्चंस का मतलब सिंपली कॉग्निटिव है। कौन से रखने? कॉग्निटिव, यानी कि जो सोच से रिलेटेड हो। अब सोच से रिलेटेड हमारे यहाँ कॉग्निटिव की एक पूरी लिस्ट है वर्ब्स की, कि भाई हम इस टाइप के वर्ब्स कॉग्निटिव में यूज करते हैं। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, हो सकता है आपके मैनुअल में भी कहीं ना कहीं वो लिखे हों थोड़े बहुत। वो अब हम तो थोड़े बहुत ही शेयर कर सकते हैं, तो पता नहीं कितने ज्यादा। मेन मैं शेयर कर दूंगा जो हम पेपर को डिजाइन करते वक्त कुछ वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर का इस्तेमाल करते हैं, लर्न का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा लफ्ज, कौन सा वर्ब कॉग्निटिव में आता है या सर किस में आता है? वो अंडरस्टैंडिंग में आता है या एप्लीकेशंस में आता है? अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्या होगा? कौन सी डोमेन है? ये 3 डोमेन आपने कल पढ़ी थी। फर्स्ट डोमेन हमारे यहां कॉग्निटिव, सेकंड क्या है? अफेक्टिव। जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो टोटली जो अफेक्टिव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है वो? जो 30% सवालात आप बनाएंगे वो अंडरस्टैंडिंग के बनाएंगे। आप किसके बनाएंगे? आज तक हम जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं उसमें ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि यहां तक कि हमारे बोर्ड्स भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते। बोर्ड्स भी परसेंटेज वगैरह का ख्याल नहीं रखते, मगर पॉलिसी यही है, पॉलिसी उसकी यही है। मगर आईबीएस सखर रखता है इसका ख्याल। आईबीएस सखर जो है वो आपको पूरे पूरे पैराग्राफ भी देता है, आपको उसी में एमसीक्यूज होते, टोटल एमसीक्यूज हैं, मगर वो इसको सम अप एप्लीकेशंस, मतलब के वो अंडरस्टैंडिंग के सवाल भी देता है, नॉलेज के भी देता है और एप्लीकेशंस के भी देता है। एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन से हैं सर? साइकोमोटर। साइकोमोटर वाले जितने भी सवालात हैं वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे।
हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं वो हकीकत में कॉग्निटिव पर ही होते हैं, पर उसमें इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि आप सवाल नॉलेज के देंगे, अंडरस्टैंडिंग के देंगे और एप्लीकेशंस के देंगे। पर एप्लीकेशंस वाली सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? ये कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर हो गया, ये है तो तीनों डोमेन्स ना। अब कॉग्निटिव के 6 लेवल्स हैं, आपने 3 लेवल्स का ख्याल रखना है, यही है, ऐसा ही है। अब ये जो लेवल्स है वो किससे रिलेटेड है? पहला लेवल कॉग्निटिव से रिलेटेड है टोटली। दूसरा जो लेवल है वो अफेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है वो कॉग्निटिव का पार्ट, पर वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। और तीसरा जो है एप्लीकेशंस, जब अप्लाई करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? वो साइकोमोटर से रिलेटेड है। सही है, ये सिर्फ उनके आपस में रिलेशन को जाहिर किया गया है। सर एक तो आपको स्टैंडर्ड का पता चल गया, दूसरा सर टेस्ट पेपर का पता चल गया। टेस्ट कंस्ट्रक्शन की जो सर पॉलिसी है हमारे पास, वो ये है कि 40% नॉलेज, 30% अंडरस्टैंडिंग हो और 30% एप्लीकेशन हो। तो इसकी हम एग्जांपल उठाते हैं अपने से, अपने रियल लाइफ से। जैसा कि हमने अभी टेस्ट दिया था आईपीएस अखर का, आप सबने। अब उसमें नॉलेज के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? नॉलेज का ये क्वेश्चन है कि जो हमने रिमेंबर किया हो। फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए, पाकिस्तान कब आजाद हुआ, ये क्या हमने मेमोराइज किए हुए हैं, ये हमारे क्या हमने इनको रिमेंबर किया हुआ, तो ये किस में आएंगे? नॉलेज के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों से पूछते हैं क्वेश्चन, बच्चों से पूछते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर कितने जो है सुपारे हैं, कितनी आयतें हैं, तो वो क्या है उसकी एक नॉलेज में आ गए। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया हुआ, रिमेंबर किया हुआ है। जब भी हम पेपर बनाते हैं तो लेसन में से कुछ बिल्कुल, जैसा कि हम शाह लतीफ का लेसन पढ़ा रहे हैं, बच्चों से पूछे शाह लतीफ कब पैदा हुए और शाह लतीफ का जो श्राइन है वो कहाँ पर है, मुकबरा उनका कहाँ पर है, तो ये क्या है? नॉलेज है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है। तो 40% जो क्वेश्चन है वो किस चीज से रिलेटेड हो? नॉलेज से रिलेटेड हो, जो कि हमने खुद याद किए हो। ठीक है, दूसरे हाँ फिक्स हो, चेंज नहीं हो सकते ना। अब कायदे आज़म उस डेट पे पैदा हुआ तो उसको हम कैसे चेंज करें? अभी कर भी लेते हैं डेटों में चेंज। अच्छा, दूसरे हैं अंडरस्टैंडिंग के। मैं आईपीएस अखर के सर एग्जांपल दे रहा था कि आईपीएस अखर का हमने पेपर दिया था, उसमें क्या था कि फर्स्ट एक हमें पैराग्राफ दिया गया 1 पेज का या 1.5 पेज का एक पैराग्राफ दिया गया, कहा गया कि आप ये पैराग्राफ पढ़ें, इससे नीचे जो है आप आंसर दें। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ के अंदर वो लाइनें नहीं थी, लेकिन पैराग्राफ को हमने अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद उसके नीचे 4-5 उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसमें वो क्या देखना चाह रहे थे कि हमारी इंग्लिश रीडिंग कैसी है। तो ये किस में आ गया? अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ गया। सर बता रहे थे आईबीएस अखर वाले इसको फॉलो करते हैं। तो नॉलेज के ये है कि जो हमने मेमोराइज किया, अंडरस्टैंडिंग में ये कि हमने पैराग्राफ को पढ़ा, अच्छे तरीके समझा, फिर हमने उससे रिलेटेड जो थे आंसर किए। अब ये 2 पॉइंट सर मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब आते हैं एप्लीकेशन पर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जैसा कि मैथ के प्रॉब्लम आ गए, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया कि एक बंदा 10 किलोमीटर ऐसे जाता है, 4 किलोमीटर उधर जाता है, आप बताओ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो गया। ये किस में आ गए? ये आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। फिजिक्स के प्रॉब्लम, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम है या ये मैथमेटिक्स के, तो ये एप्लीकेशन। तो हम पेपर बनाएंगे, सारा का सारा पेपर ऐसे ना हो गए बच्चे को हम क्या करेंगे, आप ये रट के ले आए। तो पेपर इस तरह का होना चाहिए जिसमें ये तीनों लेवल्स के ऊपर पूरा उतरे। ये है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो अभी आप टेस्ट बनाएंगे, वो हम पोर्टफोलियो के अंदर भी रखेंगे। तो वो जो आपका टेस्ट होगा तो इन तीनों लेवल्स पर जो है, इन तीनों लेवल्स को जो है फॉलो करें। अब इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सर पूछें। हमारे पास सर कह रहे हैं हम अगर उर्दू का बनाए या किसी आर्ट सब्जेक्ट का बनाए तो उसमें ये कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल हम इस्लामियात का एक पेपर बना रहे हैं। अब इस्लाम में हमारे पास क्या है, मसाइल हैं। हम एक बंदा ट्रेन में सफर कर रहा है, वो ट्रेन के अंदर उसने नमाज पढ़ी, टाइम हो गया, नमाज का पाबंद। अब ट्रेन ने क्या किया, उसने टर्न कर लिया, तो उसका तो अभी रुख ही चेंज हो गया। अब उसको क्या करे, नमाज छोड़ दे? जब ट्रेन अपने वापस जो है अपने डायरेक्शन चेंज किया, नमाज पढ़े नहीं, उसने एक नियत कर ली, उसकी नियत तो वही है। तो ये क्या है, ये इसमें एप्लीकेशन में आ जाते हैं मसाइल। तो मसाइल उर्दू में भी है, इस्लामियात में भी है, बाकी साइंटिफिक फील्ड में भी है। एक तो पैसिव लर्नर भी होते हैं, दूसरे एक्टिव लर्नर होते हैं। ये तो जो एक पेपर हम बना के एक्टिव लर्नर तो बन जाएगा, अगर पैसिव लर्नर है उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? सर जब आप ये अपनी डोमेन्स का ख्याल रखेंगे, कॉग्निटिव डोमेन्स की बेस पर हमारा पेपर बनेगा। कॉग्निटिव डोमेन्स में हमारे यहाँ 3 चीजों का ख्याल रखा जाएगा। आप अफेक्टिव और साइकोमोटर के में ऐड ना करें अभी तक, सही है, क्योंकि वो मिक्सअप हो रहे थे, मैंने इस वजह से इरेज कर दिए। आप सिर्फ कॉग्निटिव तक रहें, क्योंकि ये है तो कॉग्निटिव का पार्ट ना।
तो आप उसी तक रहें। कॉग्निटिव में देखें 40% क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे पैसिव हो एक्टिव हो, वो अब आप इजी और डिफिकल्ट की बात कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते, अब एनटीएस का पेपर है वो भी इसी पैटर्न पर पेपर बनाते हैं, एनटीएस का पेपर भी आईबीएस सखर का भी, मगर आईबीएस सखर का जो डिफिकल्टी का लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। एनटीएस का उनकी निस्बत में मेरे ख्याल डिफिकल्ट वहां पर वो करते हैं ज्यादा से ज्यादा 30% सवाल। एनटीएस का, आपने एनटीएस का टेस्ट भी दिया होगा, आईबीए का भी दिया होगा। आईबीए वाले में हमेशा मार्क्स लोगों की ज्यादा नहीं होती, जबकि एनटीएस में लोगों की मार्क्स 80% से भी एबव हो जाती है। सही है, चाहे आप ये ना कहें कि भाई वो पैसिव है या एक्टिव लर्नर है, वो स्लो लर्नर है, जो भी है एक्स वाई जी, आपने सिंपली अपना जो पेपर बनाना है उसको, उसके लिए ये चीजें आपने उन चीजों का ख्याल रखना है कि मैं जब पेपर बनाऊंगा मैंने तकरीबन 40% सवाल जो है नॉलेज के देने हैं, 30% अंडरस्टैंडिंग के देने हैं और 30% एप्लीकेशन से रिलेटेड तीन उस बस। सही है, ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ये समझ गए आप। सर हमारे यहाँ जितने भी जो एमसीक्यूज होंगे या जो भी एमसीक्यूज हो, सीआरक्यूज हो या ईआरक्यूज हो, इनमें जो क्वेश्चन होगा उसका नाम हम क्या रखते हैं, एटम रखते हैं। एक एटम होता है आइटम, सही है, ये रखते हैं। जितने भी सवालात होंगे उनको हम एटम नंबर के नाम से, क्वेश्चन को जब आप पेपर डिजाइन करते हैं तो यहां पर नाम उसका क्या, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आइटम, आइटम के नाम से इसको हम रखेंगे। मतलब एमसीक्यूज की एक स्टेटमेंट है तो वो क्या है, एक आइटम है। अगर पूरे 100 सवालात हैं, 100 क्वेश्चन है, वो 100 आइटम्स में काउंट होंगे। इनका एक तो दूसरा पॉइंट ये था, एक परसेंटेज थी। अब तमाम एक एटम में काउंट होगा, आइटम इसको पढ़ते हैं मेरे ख्याल, सही है। अच्छा, जब हम टेस्ट पेपर बनाएंगे, अब इन्होंने सवाल पूछा हुआ है व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ टेस्ट। हमारे यहाँ दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक वैलिडिटी, दूसरा रिलायबिलिटी। सर वैलिडिटी किसे कहते हैं, जब हम कोई भी सवाल बच्चों को सॉल्व करने के लिए देंगे तो उसमें दो चीजों का हमने ख्याल रखना है, एक वैलिडिटी का, दूसरा रिलायबिलिटी का। तो वैलिडिटी क्या है सर, वैलिडिटी का मतलब आप दुरुस्तगी कह लें, ऐसा ही है। और सर रिलायबिलिटी, मैंने सर क्या किया, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया, 5वीं क्लास के बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा दिया। टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने एक पेपर बनाकर दे दिया उन्हें। एक तो मैंने पेपर बनाकर दिया तो मेरा रिजल्ट आया सिर्फ 20%। क्या आया सर, क्लास में जो है तकरीबन कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ 20 बच्चे पास हो सके, बाकी 80% बच्चे फेल हो गए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसमें वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का ख्याल नहीं रखते। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये है कि हमने जो सवालात देने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें एमसीक्यूज हो, चाहे सीआरक्यूज हो, चाहे ईआरक्यूज हो, जो भी हम सवालात देंगे वो इतने क्लियर हो कि बच्चा फौरन से उनको समझकर मतलब के आंसर दे सके। वो वेग क्वेश्चन ना हो, कौन से क्वेश्चन ना हो, वेग क्वेश्चन ना हो। अब मैं कहता हूं कि हीट जो है, वेग क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं और हमारा आंसर जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं कहता हूं कि भाई एक मैंने स्टेटमेंट लिख दी, रोशनी, रोशनी जो है सर मंदरजा झैल में से कौन से, मतलब आप ये कह लें कौन से एप्लियंसेस हैं, कौन सी बिजली की चीजें हैं जो रोशनी फराहम करती हैं। मैंने नीचे लिख दिया बल्ब, सेवर, सही है, दो ये लिख दिए मैंने। इधर लिख दिया मैंने सर कोई और क्वाइल वगैरह XYZ। अब जब मैं इस टाइप का सवाल सुनूंगा तो क्या होगा, पहले आएगा बच्चा भाई बल्ब, वो भी रोशनी देता है, सेवर वो भी, ट्यूबलाइट वो भी रोशनी देती है,
तो कभी भी जब आप बच्चे को सवालात देंगे तो उनमें इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा कि आपका क्वेश्चन वेग ना हो। वेग मींस डाइवर्ट ना कर दे, इधर उधर आपका माइंड को वो डाइवर्ट ना करे, बल्कि वो एक्यूरेट हो। अक्सर औकात आईबीए के जो टेस्ट पेपर होते हैं बाद में उसमें कहा जाता है कि भाई नहीं, इसका आंसर तो ये था, जबकि ये ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है सबसे ज्यादा, प्रीपोजिशंस में और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। प्रीपोजिशंस अक्सर औकात जो है एक एमए इंग्लिश वाला भी गलत करके आ जाता है और उसके बाद कहता है ये नहीं ये होगा, सही है। तो वो वे क्वेश्चन आईबीए इस चीज का ख्याल रखता है, वो जो भी की देते हैं वो 100% एक्यूरेट होती है, चाहे कोई भी उन्हें चैलेंज कर ले। सर ये भी समझ गए आप? अच्छा, दूसरा सर, आपने जो क्वेश्चंस देने हैं उसमें वैलिडिटी यानी कि 100% वो दुरुस्त होने चाहिए। अच्छा, दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो मैंने बताया था आपको कि 80% बच्चे फेल क्यों हो रहे, मैंने जो ऐसा टेस्ट पेपर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिसमें रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब ये है कि ये नहीं कि मैंने 100 बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया उसमें से सिर्फ 1% बच्चा पास हुआ, सही है। 1% बच्चा पास हुआ मतलब कि रिलायबल टेस्ट नहीं था ना, वो बच्चों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी जो मैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके दूं। ना ही इसको आप दूसरे मानों में ये ले लें, ना ज्यादा मुश्किल हो ना ज्यादा इजी हो, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि 100 के 100 नंबर ले ले बच्चा, और ऐसा भी नहीं कि वो 1-2 नंबर ही ले सके। इस टाइप की चीजों से आपने अवॉइड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनाना है जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो, ठीक है सर। अच्छा, इसकी बाकी और भी कंपोनेंट्स हैं, वो आप खुद से पढ़ना, मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं इनका। इनके वैलिडिटी के, रिलायबिलिटी के अगर आप मजीद इसके उसमें जाएंगे तो फिर ये कॉग्निटिव से हमारे रिलेट करेंगे। जब हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का जिक्र करते हैं वो दोबारा से हमारे यहाँ इन्हीं चीजों पर आ जाता है। अब इन चीजों के साथ ये किस तरह से मिक्स होते हैं, देखें हमारे यहाँ कुछ वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स या तो नॉलेज बेस के होते हैं, मतलब नॉलेज पूछने के लिए, या अंडरस्टैंडिंग के, या एप्लीकेशंस के होते हैं, सही। एक वर्ब मुझे कोई नॉलेज का बताएं, एक वर्ब बताएं, एक स्टेटमेंट बता दें कोई भी नॉलेज से रिलेटेड, कोई भी एक सवाल बता दें। सर, व्हाट इज डे टुडे, सवाल क्या पूछा मैंने, व्हाट इज डे टुडे, ये किससे रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है। तो आपने बता दिया सर इट इज, क्या दिन है आज का, वेडनेसडे, वेडनेसडे टुडे। सर एक हो गया व्हाट इज डे। अब व्हाट जो है वो क्या है, वो वर्ब है ना, वो किस में आ रहा है हमारे यहाँ, नॉलेज पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अब देखो ये है काफी लॉन्ग, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, पढ़ना आपने खुद ने है वो। बाकी व्हाट जो था वो कहां पर आ रहा था हमारे यहाँ, नॉलेज से रिलेटेड, मतलब पूछने के लिए आ रहा है। अब मैं दूसरा कहता हूं, लर्न द मैनुअल 12.1 लर्न एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस पैराग्राफ, ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा, सही। ये किस में आ जाएगा, मतलब कि मैंने आपको खुद को काम दिया, अब मैंने वर्ब कौन सा यूज किया, लर्न, वो किस में आ रहा है, अंडरस्टैंड। अब इस तरह के सैकड़ों वर्ब्स हैं, एक नहीं है, हमारे यहाँ जो स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, चंद एक की सिर्फ। अच्छा, एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन से होंगे, एप्लीकेशन का कोई मुझे बताएं, एप्लीकेशन वाला सोल्व, सोल्व द न्यूमेरिकल्स, सही। इस सर एड दी फॉलोइंग, एड भी उसमें आ जाएगा क्योंकि एड में भी वो सॉल्व करेगा। मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशंस, हमारे यहाँ जितने भी हैं तकरीबन न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो एप्लीकेशंस में ही आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज देखो, सब्जेक्ट 7 हैं, 7 के 7 सब्जेक्ट्स के लिए ये सारे के सारे वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब हकीकत में यही है कि जब आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन करें तो आप जिस वर्ब को जहां पर इस्तेमाल करना है उसका वहीं पर इस्तेमाल करें, और वो जितने भी लेवल्स हैं वो किस में आते हैं, वो डोमेन्स में आते हैं। ये समझ गए आप, कल डोमेन्स पढ़ी थी, आज उन्हीं से रिलेटेड हम भाई क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीकेकार पढ़ रहे हैं। कुछ की कंपोनेंट्स थे मैंने बता दिए आपको, सिंध एजुकेशन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम असेसमेंट हमने टॉपिक था सर हमारा,
उसके कुछ पॉइंट्स थे, उसके बाद उसकी परसेंटेज है कि कितने परसेंटेज हमने सवाल बनाने, उसके बाद सर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके टाइप्स है, क्वेश्चन के टाइप्स में हमने वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का ख्याल रखना है। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 100% क्लियर होना चाहिए और उसको हम आइटम का नाम देते हैं। ऐसा ही अब आपने ये खुद से करने हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना ये आपने घर से बनाकर लाने। पहले मैं यहाँ के लिए काम दूंगा, उसके बाद आप घर से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके लाएंगे सब सब्जेक्ट्स के। आपको पता है ये मेरे ख्याल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रिपेयरिंग टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टीचर के जहन में होना चाहिए कि वो स्पेसिफाई करे कि मैंने पूछना क्या है, व्हाट आर माय डिमांड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मींस के आपके एसएलओ बड़े क्लियर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि वो 100% किस टाइप के हों, उसमें कोई गलती ना हो, वो नीचे उसके कंपोनेंट्स लिखे हैं। ट्राई आउट ऑफ टेस्ट, अब काफी बार क्या होता है ट्राई आउट ऑफ टेस्ट में ये होता है, सर आप आईबीए के पेपर में बैठ गए, आईबीए का पेपर दे रहे थे, इन्वेजिलेशन मैं कर रहा हूं, इन्वेजिलेशन करने के दौरान मैं कभी कहता हूं खामोश हो जाए, कभी कहता हूं सीधे होकर बैठे, कभी सर मैं माइक में बोलना शुरू कर देता हूं। ये क्या है, मैं ट्राई आउट ऑफ टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं टेस्ट वालों को इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, उनको सॉल्व करते वक्त मैं उनको इंटरप्ट कर रहा हूं। जब आप क्वेश्चन पेपर ले रहे हो तब आपने इन चीजों से अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड करना है। दूसरा, जब क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तब भी इन चीजों से अवॉइड करें। आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, आप कचेरी कर रहे हैं किसी से, तो वो कह रहा है इन चीजों, मतलब के टेस्ट पेपर बनाते वक्त या लेते वक्त इन चीजों से आपने दूर रहना है। जो चीज रिलेटेड ना हो वो आपने नहीं करनी, ना ही आपने बच्चे को आंसर बताना है। मिसाल के तौर पर मैं इन्वेजिलेशन कर रहा हूं, बच्चे ने सवाल पूछ लिया और मैंने उसको कोई हिंट दे दी, ये भी मैं क्या कर रहा हूं उसे, मतलब उसके टेस्ट पेपर में इन हो रहा हूं मैं। आई हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, वो तमाम तर इररेलेवेंट चीजें जो बच्चे ने करनी हो। इन्वेजिलेशन का काम है मैंने ऑब्जर्वेशन करनी है, बच्चे का काम है उसने करना है, बाकी सब कुछ से मैंने अवॉइड करना है। सर ट्राई आउट ऑफ टेस्ट में देख लें, टॉक एज लेस एज पॉसिबल, कम से कम बोलना है आपने, किसी को इंटरप्ट नहीं करना बच्चे को, ना किसी को हिंट्स देनी है। अच्छा, सिर्फ हमने इन्विजिलेशन प्रॉपर करनी है। इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, अब सारे के सारे इन्होंने शेयर नहीं किए। अब इवेल्युएटिंग टेस्ट, इवेल्युएटिंग टेस्ट का मतलब यह है हमने जब टेस्ट पेपर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के दौरान हमने अंदाजा लगाना होता है, वो यही वैलिडिटी रिलायबिलिटी का ही फैक्टर है। हमने अंदाजा लगाना होता है कि आया क्या इनके पास नॉलेज क्या है और ये क्या हमें आउटपुट देंगे, ये एक अंदाजा होता है। सही है सर, बस यही है इसके मेन पॉइंट्स। बाकी अब आपने जो ग्रुप्स में मैं दे देता हूं, इंशाल्लाह आप मजीद डिटेल में इसको बता